बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में ना हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। बच्चे कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, इंटीजर्स अदाद। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इंटीजर है ना उसे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट इंटीजर इक्वल x। यहाँ पर आप लेट भी लिख देना, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर को हमने x के इक्वल लेट कर लिया, फिर हम सेकंड इंटीजर को लेट करेंगे x प्लस 1 के इक्वल। पहले को x के इक्वल, सेकंड को x प्लस 1 के इक्वल। अब जो थर्ड इंटीजर्स है उसे हम इक्वल करेंगे x प्लस 2 के इक्वल। अब जो थर्ड इंटीजर है उसे हम इक्वल रखेंगे x प्लस 2 के, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है। पहले को हमने x के, दूसरे को x प्लस 1 के, तीसरे को हमने इक्वल रख लिया x प्लस 2 के। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी हुई है, दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सम का मतलब प्लस, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लगातार आने वाले इंटीजर्स का जो सम है, सम का मतलब प्लस। हमने इन तीनों इंटीजर्स को प्लस कर लेना है, x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2। उन्होंने कहा है ये इक्वल है 42 के। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। तो हमने इन तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को प्लस कर लिया और इसे इक्वल रख लिया 42 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x 3x है, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 3x प्लस 2 में अगर हम 1 प्लस करेंगे 3 इक्वल 42, 3x इक्वल 42। अब हम प्लस 3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस 3 है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस 3 हो जाएगा। अब 42 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 39। अब ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आएगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब x इक्वल आ गया हमारे पास 13। अब हमने x लेट किया था फर्स्ट इंटीजर के इक्वल ना, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है फर्स्ट इंटीजर को हमने किसके इक्वल लेट किया था, x के। ये इक्वल आया 13। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे सेकंड इंटीजर को हमने लेट किया था x प्लस 1 के इक्वल। अब x हमारा 13 प्लस 1। अब 13 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब जो थर्ड इंटीजर है उसे हमने लेट किया था x प्लस 2 के इक्वल। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे थर्ड इंटीजर इक्वल x प्लस 2। अब x हमारा कितना है 13 प्लस 2। अब 13 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। ये आ गया हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी लगातार आने वाले अदाद 13 14 15, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। दी डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB in the form a √3 plus b √5 सेंटीमीटर where a and b are integers, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले उन्होंने हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है ABC, ठीक है, और उन्होंने हमें AC की लेंथ दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इस सारी ट्राइंगल का जो एरिया है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 प्लस √15।
हमने ए बी की जो लेंथ है वो हमने मालूम करनी है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है इसका हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले उन्होंने हमें दी हुई है लेंथ ऑफ ए सी। सबसे पहले हम गिवन डाटा में लिख लेंगे लेंथ ऑफ ए सी, जो कि उन्होंने हमें दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ ए सी। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। वो उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है एरिया। और लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ ए बी। ये हम ऐसे इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये चीज़ हमने मालूम करनी। अब यहाँ पर हमने लिख लिया लेंथ ऑफ ए बी और ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब बच्चे यहाँ पर हम लिख लेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने साथ में लाजमी मेंशन करना है। अब ए बी हमने मालूम करना है ना, इसका मतलब हमने हाइट मालूम करनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस √15 1/2 और बेस को हम ए सी कह लेंगे। पहले यहाँ पर हम ऐसे मेंशन कर देते हैं ए सी मल्टीप्लाई हाइट को हम कह लेंगे ए बी, जो कि हमने हाइट मालूम करनी है। अब यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस √15 इक्वल 1/2। अब ए सी की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है √3 प्लस √5 और जो ए बी है वो हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बच्चे देखो ये जो 2 है इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम अगर हम √3 प्लस √5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 सा 2 प्लस 2 को √15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा 2 √15। और साथ में ये जो है √3 प्लस √5 ये इधर ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो √3 प्लस √5 इक्वल ए बी। अब यहाँ पर हम ऑल लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे। ए बी किसके इक्वल है 2 प्लस 2 √15 √3 प्लस √5। अब आगे हम इसे फर्दर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली वैल्यू हम वैसे की वैसे ही लिख लेंगे 2 प्लस 2 √15 √3 प्लस √5। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर ऐसे √3 √5 √3 √5। अब यहाँ पर जो मिड में साइन है ना वो हम चेंज करेंगे। इधर मिड में प्लस है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस माइनस लगाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, लेकिन साइन चेंज कर कर। अब यहाँ पर बेटा देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला भी आपने साथ में लास्ट में मेंशन करना है। एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² इक्वल a माइनस b a प्लस बी। क्योंकि एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। अब फॉर्मूला आप देखें माइनस प्लस की शक्ल में फॉर्मूला ओपन है। ये देखो एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, फॉर्मूला ओपन है। हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है a² माइनस b² की शक्ल में। अब a का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर
माइनस फॉर्मूले का। अब b का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को हमने a कह लेना है, फर्स्ट वैल्यू है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू को हमने b कह लेना है, सेकंड वैल्यू है अंडर रूट 5, तो इसका स्क्वायर। दरमियान में माइनस आ जाएगा फॉर्मूला का। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 + 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, अब ए बी इक्वल, अब यहाँ पर देखो अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, इधर हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम +2 अंडर रूट 15 को इस सारी वैल्यू के साथ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, इधर 3 माइनस ये अंडर रूट भी स्क्वायर से कट गया 5। अब यहाँ पर हमने 2 को भी इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, +2 अंडर रूट 15 को भी इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमने ऐसे लिख लेना है 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 +2 अंडर रूट 15 और इसके साथ ये वाली वैल्यू लिख लेनी है ताकि हमें ना क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो ए बी, अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल, अब अगर हम 3 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, बड़ी वैल्यू 5 है, माइनस का साइन है इसलिए इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब हम 2 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे ऐसे ही लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर भी अंडर रूट है और 3 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो 15 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जार कितना होता है 45। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45, दोनों के ऊपर अंडर रूट है इसलिए यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर ऐसे अंडर रूट भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये वाला 2। अब देखो अंडर रूट 15 अंडर रूट 5, 15 5 जार कितना होता है 75, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 75। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए बी इक्वल 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, +2। अब यहाँ पर ना हम 45 की फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, तो हमने कैसे करनी है, 3 के टेबल पर करेंगे। 45 को अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा, देखो हमारे पास इसका आ जाएगा 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और इधर आ गया हमारे पास 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखो 3 2 टाइम्स है ना, तो हमने ऐसे लिख देना है 3 का स्क्वायर, फिर हमने मल्टीप्लाई लगाकर 5 को अलग करके लिख देना है, ऊपर इसके अंडर रूट था इसलिए अंडर रूट भी आ गया, -2। अब यहाँ पर अगर हम 75 की फैक्टराइजेशन करें, 75 को भी पहले 3 के टेबल पर डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 3 और इधर आ जाएगा हमारे पास 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब यहाँ पर 5 2 टाइम्स है तो हमने लिख लेना है 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये जो 3 है ये ऐसे अकेला ही आ जाएगा, -2। अब ए बी इक्वल 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 5 +2। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट से कट गया तो इधर हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा और 5 के ऊपर अंडर रूट है, सिर्फ 3 का अंडर रूट कटा है क्योंकि 3 के ऊपर स्क्वायर था ना इसलिए 3 का अंडर रूट कट गया, लेकिन 5 का अंडर रूट है 5 के ऊपर, -2। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर भी अंडर रूट से कट गया तो इधर हमारे पास आ जाएगा 5 और 3 के ऊपर अंडर रूट है, सिर्फ किसका कटा है, सिर्फ 5 का कटा है क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर था, और नीचे आ जाएगा हमारे पास -2। ए बी इक्वल -2, ये 2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 2, यहाँ पर सॉरी 5 है, ये देखो 2 अंडर रूट 5 है, अभी मिस्टेक हो जानी थी हमसे, 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 2s आर 6 अंडर रूट 5 -5 2s आर 10 और अंडर रूट 3। ठीक है,
ए बी इक्वल, अब यहाँ पर देखो ए बी इक्वल -2, नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2√3 -10√3, ये देखो -10√3, और यहाँ पर है हमारे पास +2√3। दोनों वैल्यूज के साथ √3 है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस 10 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8√3। बड़ी वैल्यू 10, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -8√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो +6√5 -2√5, प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4√5। बड़ी वैल्यू 6 है, प्लस का साइन है इसलिए इसके साथ प्लस लग जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास +4√5। अब हम -2 को इस वैल्यू के साथ भी अलग कर लेंगे और 4 के साथ भी अलग करके लिख लेंगे ऐसे। ए बी इक्वल -8√3, इसके साथ भी हम -2 अलग कर लेंगे, यहाँ पर +4√5, इसके साथ भी हम -2 अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ए बी इक्वल 2 1 2, 2 4 8, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, इधर आ गया हमारे पास 4√3, प्लस माइनस 2 1 2, 2 2 4, ये प्लस माइनस हो गया, तो इधर हमारे पास आ गया 2√5। हमने ए बी की लेंथ फाइंड करनी थी इन द फॉर्म a√3 प्लस b√5, कि a की वैल्यू के साथ √3 हो और b की वैल्यू के साथ √5 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। आ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b√2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना ली। रेक्टेंगल वो होती है जिसकी लेंथ और विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई इक्वल नहीं होती, तो इसे हम सिंपली कह लेते हैं लेंथ। ये हमारी हो गई लेंथ और ये जो है ये वाली साइड हमारी विड्थ हो गई। ठीक है, अब इन दोनों में से हम किसी को भी लेंथ कह सकते हैं, किसी को भी विड्थ कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपली अगर हम इसे लेंथ कह लें 2 + √18 मीटर और इसे हम अगर विड्थ कह लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 - 4 ओवर √2 और ऐसे मीटर भी आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम बेटा लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कितनी लेंथ है हमारे पास रेक्टेंगल की? 2 + √18 मीटर। ठीक है, फिर हम लिख लेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की चौड़ाई, तो वो हमारे पास कितनी है? 5 - 4 √2 मीटर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये इक्वल होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इजी सा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखो लेंथ हमारे पास कितनी है? 2 + √18 मल्टीप्लाई विड्थ हमारे पास कितनी है? 5 - 4 √2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले 2 को हम इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √18 के। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे, 2 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 2 5 - 4 ओवर √2। ठीक है, फिर हम प्लस √18 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर बेटा हमारे पास देखो 5 2 = 10 माइनस, अब 5 2 = 10 आ गया माइनस, अब 2 को 4 √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे पहले हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमने 2 की जगह किसी ना किसी तरह √2 लाना है, ताकि ये जो हमारे पास ओवर में √2 है ना ये कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर देखो प्लस √18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा, माइनस √18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 और √18 ओवर √2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10 माइनस, अब यहाँ पर 2
है। तो बेटा अगर हम 2 की जगह यहाँ पर ऐसे लिख दें √2 डॉट √2, ये हम कैसे लिखेंगे? ये देखो √2 ये 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा √2 का स्क्वायर, अंडर स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास सिंपली इसका 2 ही बच जाएगा। ऐसे ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम 2 की जगह इधर लिख लेंगे √2 डॉट √2। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो ओवर में √2 है ना, इसे हमने कैंसिल करना है, ठीक है, +5। अब यहाँ पर √18 है तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा -4। अब यहाँ पर भी √18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम्स है इसलिए 3 का स्क्वायर ओवर √2। अब देखो 10 माइनस ये √2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 4 √2, ठीक है, +5। अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर √रूट से कट गया तो 3 हमारे पास बाहर आ गया और √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 का √ कटा है, 3 के ऊपर स्क्वायर था, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो 2 का √ वैसे ही आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखो 4, ये स्क्वायर भी √ से कट गया तो 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर √ वैसे ही रहेगा ओवर √2। अब यहाँ पर देखो 10 - 4, यहाँ पर देखो 10 - 4 √2 प्लस 5 3s are 15 √2, ठीक है, माइनस ये √2 से कैंसिल हो गया, -4 3s are 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 - 12 दोनों सिंपल वैल्यू है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 में से 12 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, बड़ी वैल्यू 12, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -2। अब यहाँ पर देखो +15 √2 -4 √2, दोनों वैल्यूज के साथ √2 है, √2 तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, अगर हम 15 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा इसका 11 और साथ में आ जाएगा √2, बड़ी वैल्यू 15 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ प्लस लग गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास +11 √2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब एक चीज़ देखो, उन्होंने हमें लेंथ भी मीटर में दी हुई है और विड्थ भी मीटर में दी हुई है, तो अगर हम मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास इसके आंसर के साथ आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। सबसे पहले यहाँ पर हम लेट कर लेंगे 2 नंबर्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट 2 नंबर्स आर, आप कोई भी 2 नंबर्स मतलब सिलेक्ट कर लें, लेट 2 नंबर्स आर, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ x एंड y, आप a एंड b भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। फिर मैं आपको कंडीशन भी समझाती हूँ कि उन्होंने हमें क्या कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब सबसे पहली कंडीशन है 2 नंबर्स का सम मतलब प्लस, उन्होंने कहा 2 नंबर्स का जो सम है वो है 68। ये 2 नंबर्स हमने सेलेक्ट किए हैं x एंड y, तो इसका सम होगा x + y का 68, ठीक है, सम का मतलब प्लस, एंड डिफरेंस इज 22, डिफरेंस मीन माइनस, तो इन 2 नंबर्स को अगर हम माइनस करें तो ये उन्होंने कहा है इक्वल होंगे 22 के, ठीक है। इसे हमने बेटा दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसे दे देना है हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लेना है, हमने यहाँ पर लिख लेना है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब एड इक्वेशन 1 एंड 2, अब x में अगर हम x प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x। अब देखो प्लस y माइनस y, तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। अब 68 में अगर हम 22 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारे पास 90, तो इधर आ गया हमारे पास 90। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x इक्वल 90। अब ये जो 2 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल 90 को अगर हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, तो x इक्वल आ गया हमारे पास 45। अब x की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो हम y की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुट x इक्वल 45 इन इक्वेशन 1। चाहे आप इक्वेशन 1 में x को पुट कर दें, चाहे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 68। अब x की जगह हमने लिख देना है 45, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 45 प्लस वाई इक्वल 68। अब y इक्वल 68। अब ये जो प्लस 45 है इक्वल के इस साइड ये प्लस का है, जब हम इस साइड ले आएंगे इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। 68 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23, तो y इक्वल आ गया हमारे पास 23। ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए जो कि हैं 45 और 23। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 सेल्सियस डिग्री बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पर उन्होंने हमें सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, हमने फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री। ये उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये टेम्परेचर उन्होंने हमें सेल्सियस में दिया हुआ है, हमने फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक, अब उन्होंने यहाँ पर हमें आसानी कर दी है, फॉर्मूला भी साथ में मेंशन कर दिया है, तो हमें फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल 9/5 सेल्सियस डिग्री प्लस 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल 9/5। अब सेल्सियस में हमारे पास कितना टेम्परेचर है, 48, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 48 प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 48 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 432/5 प्लस 32। अब हम 432 को 5 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 86.4 प्लस 32। अब हम 86.4 में 32 को प्लस कर लेंगे, ये आ गया हमारे पास 118.4। तो हमारे पास टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में आ गया 118.4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो। दी सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। ठीक है, वट वाज सन एज 6 years ago। यहाँ पर ना बेटा इस क्वेश्चन में हमने सन की एज मालूम करनी है 6 साल पहले की। तो सबसे पहले हमने यहाँ लेट कर लेना है सन एज, इसे आप लेट कर लें एक्स के, आप अपनी मर्जी से ए बी कुछ के भी लेट कर सकते हो, और फादर एज को हम लेट कर लेते हैं वाई के। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी हुई है, सबसे पहली कंडीशन देखें, ये सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, कि जो बेटे और बाप की, ठीक है, एजेस का सम है वो उन्होंने कहा इक्वल है 72 ईयर्स के। तो हमने ऐसे लिख लेना है x प्लस वाई
इक्वल 72। ठीक है, इनका सम हमने इक्वल रख लिया 72 के, जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था। इसे आपने दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, अब बच्चे हमने 6 इयर्स पहले सन की एज मालूम करनी है ना, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 6 इयर्स अगो, यानी 6 साल पहले। अब 6 साल पहले के लिए हमने क्या करना है, बेटे की एज में से भी 6 माइनस कर देना है और फादर की एज से भी, ऐसे हमने लिख देना है। 6 इयर्स अगो जो सन की एज थी, ठीक है, 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी, उसमें से भी हमने 6 माइनस कर देना है। सन एज को हमने एक्स के इक्वल रखा ना, इससे भी हमने 6 को माइनस कर देना है। और फिर जो फादर्स एज थी, इसमें भी हमने 6 को माइनस कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा y-6। अब आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में फिर लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अगली कंडीशन उन्होंने हमें क्या दी हुई है, अब अगली कंडीशन देखो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने हमें कहा है 6 इयर्स अगो द फादर एज, 6 साल पहले जो फादर एज थी। अब 6 साल पहले फादर की क्या एज थी, y-6। ठीक है, ये उन्होंने कहा है वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है, अब यहाँ पर वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो इधर हमने 2 लिख देना है, और 6 साल पहले बेटे की एज कितनी हमने लेट की, x-6। ठीक है, इधर साथ में 2 लिख लिया क्योंकि उन्होंने कहा है वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y-6, 2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, -6 2s are 12। ठीक है, यहाँ पर देखो -6 -12 को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इस साइड आके ये +12 हो जाएगा इक्वल 2x। अब प्लस y को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, उस साइड जाके ये -y हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस किया 6 इक्वल 2x -y। अब हम ऑल लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे ऐसे, 2x -y इक्वल 6। ठीक है, अब इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ना ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये देखो कौन सी है, x + y इक्वल 72। तो यहाँ पर हमने लिख लिया x + y इक्वल 72। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 2x - y इक्वल 6। ठीक है, देखो प्लस माइनस माइनस ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, 2x में 1x प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा हमारे पास 3x इक्वल, अब 72 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। ठीक है, ऐसे आ गया ना हमारे पास। अब देखो ये जो 3 है इधर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे। बच्चे 78 को अगर हम 3 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। तो x इक्वल आ गई हमारे पास 26। ये आ गई हमारे पास सन्स एज। अब हमने बेटे की उम्र मालूम करनी थी 6 इयर्स अगो। ये देखो व्हाट वाज सन्स एज 6 इयर्स अगो, के 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है 6 इयर्स अगो सन्स एज, के 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, सन्स एज। अब 6 साल पहले हमने बेटे की उम्र क्या रखी थी, x-6 के, तो इधर हमने ऐसे लिख लेना है x-6। अब x की हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 26 - 6। अब 26 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ठीक है, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र आ गई 20 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज़ हम लोगों ने मालूम करनी थी कि 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो सन्स एज आ गई हमारे पास 20 ईयर्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें। मिरहा बाउट अ टॉय फॉर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, हमने परसेंटेज निकाली है मुनाफे की। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ टॉय, यानी टॉय की कितनी कीमत है। कॉस्ट ऑफ टॉय वो कितनी है हमारे पास 1500। ठीक है, इसे हम जाहिर करते हैं कॉस्ट ऑफ टॉय को
CP के साथ। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है CP इक्वल 1500। फिर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस के कितनी कीमत में उसने इसे सेल किया, सेलिंग प्राइस, इसे हम जाहिर करेंगे SP के साथ। ये है हमारे पास 1520। ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेंगे। प्रॉफिट इक्वल, ये इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस कितनी प्राइस में उसने बेचा और कितनी उसे माइनस करना है कितनी प्राइस में उसने खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट इक्वल, अब सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1520 माइनस कॉस्ट है इसकी 1500। अब 1520 में से अगर हम 1500 माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपली इसका आ जाएगा 20। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ गया हमारे पास 20। अब हम मालूम करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है प्रॉफिट परसेंटेज, ये इक्वल होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और साथ में हमने ऐसे इसके साथ परसेंटेज लगा देना है। ठीक है, अब प्रॉफिट आया हमारे पास 20। अब यहाँ पर देखो बेटा, प्रॉफिट है हमारे पास 20 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई 100 और साथ में परसेंटेज हमने लगा ली। अब देखो ये 20 इस 20 से कैंसिल हो गए और 20 को अगर हम 15 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.33। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गई हमारे पास 1.33 और साथ में परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें। दी एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज while the exempted amount is 1,30,000 rupees. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? ठीक है, सबसे पहले उन्होंने हमें एनुअल इनकम दी हुई है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट दी हुई है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मीन ऐसी अमाउंट जिस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट मालूम करेंगे, यानी वो अमाउंट जिस पर टैक्स हमने मतलब टैक्स की हमने रेट मालूम करना है जिस पर टैक्स अप्लाई होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट मालूम करने के लिए हम एनुअल को माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट से। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 9,60,000, इसे हमने माइनस कर देना है 1,30,000 से। ठीक है, तो हमारे पास फिर रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जिस पर टैक्स अप्लाई होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8,30,000। तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई 8,30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम टैक्स का रेट मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टैक्सेबल अमाउंट, यानी जिस पर टैक्स अप्लाई होगा। तो वो हम रिमेनिंग अमाउंट को जो कि है 8,30,000, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ टैक्स जो कि है 0.75%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75। अब यहाँ पर परसेंटेज की जगह यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/100। ठीक है, ये 20 इन 20 से कैंसिल हो गए, तो जो हमारे पास बाकी वैल्यू बच गई तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 8300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 के साथ, तो हमारे पास आ गया 6225। तो यहाँ पर फिर हमारे पास टैक्स रेट आ गया 6225। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप
on 3,75,000 rupees for 1 year at the rate of 40% compounded annually। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये लिख लेनी है प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारे पास उन्होंने दी हुई है प्रिंसिपल अमाउंट, इसे हमने जाहिर करना होता है पी से। ये है 3,75,000 रुपीज़ और टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ है T1 ईयर। ठीक है, और रेट को आर से जाहिर करते हैं, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 14%। अब हमने मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है, कंपाउंड मार्कअप। तो यहाँ पर हमने मार्कअप का फॉर्मूला लिखना है। मार्कअप इक्वल होता है रेट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट। अब यहाँ पर मार्कअप, अब रेट हमारे पास कितना है 14%, मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 1 ईयर और प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,75,000 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 14% की जगह यहाँ पर हमने लिख लेना है 1/100 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3,75,000। ठीक है, ये 20 इन 20 से कैंसिल हो गए, तो 14 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 1 जार 14 ही आएगा, तो हम ऐसे कर लेंगे 14 मल्टीप्लाई 3750, तो हमारे पास आ जाएगा इसका, हमारे पास इसका आ गया 52,500। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका मार्कअप 52,500। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका मार्कअप 52,500 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व की है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।